नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की ई क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के इतिहास विषय के सेकेंड पेपर के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। आज की इस ई क्लास में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम से सुल्तान तक के सफ़र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्क जनजाति में हुआ था। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। उसका जन्म वर्तमान तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में अपने परिवार से बिछड़ जाने के पश्चात उसको दास बना लिया गया और जैसे कि मध्यकालीन विश्व में परंपरा थी, विशेष रूप से मध्य एशिया में, कि गुलामों को बेच दिया जाता था, उनका व्यापार होता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया। निशापुर तत्कालीन फारसी साम्राज्य का एक भाग था, जहां काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने उसको खरीद लिया। उस समय तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। काजी ने भी ऐबक का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति किया तथा उसे सैनिक व अन्य विद्याओं में निपुण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक यद्यपि शारीरिक रूप से कुरूप था, किंतु वह अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण उसे कुरान खां भी कहा जाता था। काजी अजीज कुकी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को एक अन्य व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी ले आया। गजनी में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया तथा यहाँ से उसके जीवन में एक नवीन अध्याय का प्रारंभ हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐसे अनेक गुण थे जिसके कारण उसने मोहम्मद गौरी का ध्यान आकृष्ट किया। उसकी उदारता व साहस से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर ए आखूर अर्थात शाही अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त किया, जो कि उस समय एक महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने मोहम्मद गौरी की कई सैनिक अभियानों में मदद की, जिनमें गौर, बामियान, गजनी आदि के युद्ध प्रमुख थे। जहाँ तक ऐबक के राजनीतिक जीवन का प्रश्न है, हम ऐबक के राजनीतिक जीवन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें 1192 से लेके 1206 ईस्वी। इस दौरान वह अपने मालिक मोहम्मद गौरी के साथ सैनिक अभियानों में सहयोग करता रहा तथा उसकी सेवाओं और वफादारी से संतुष्ट होकर गौरी ने उसे भारत में अपना वायसराय नियुक्त किया तथा विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि उसे 2 महत्वपूर्ण पदवियां दी, मलिक और सिपह सालार की। इसके पश्चात 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर के तुर्कों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया तथा उसे अपना सुल्तान चुन लिया। 1206 से 1208 के मध्य उसने अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण किया। 1206 से 8 तक गौरी भारतीय सल्तनत का मलिक या सिपह सालार था। इस समय तक उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि उस समय के नियमों व परंपराओं के अनुसार एक गुलाम व्यक्ति सुल्तान के पद को प्राप्त नहीं कर सकता था। 1208 ईस्वी में उसे दासता से मुक्त कर दिया गया तथा उसने एक स्वतंत्र सुल्तान की भांति शासन करना प्रारंभ कर दिया।
आगे हम उसके कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अर्थात 1192 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में कई सैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1192 में त्राइन के युद्ध में, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत वीरता का प्रदर्शन किया तथा मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब महमूद गोरी वापस लौट रहा था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुहराम तथा समाना नामक स्थानों का प्रशासन सौंप दिया। गोरी की अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। ये याद रखेंगे, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है और वहाँ से उसने अपने क्षेत्रों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गोरी के जाने के पश्चात राजपूत शांत नहीं बैठे और उन्होंने तुर्कों को निकालने का प्रयास जारी रखा। इसी क्रम में 1192 ईस्वी में अजमेर में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व हरिराज ने किया। याद रखेंगे, ये पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, किंतु ऐबक ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। इसके पश्चात 1194 ईस्वी में हरिराज ने अजमेर में पुनः विद्रोह किया। इस विद्रोह में उनकी मदद गुजरात के शासक भीमदेव ने भी की थी तथा आरंभ के युद्ध में ऐबक को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा तथा उसने अजमेर के किले में शरण ले ली। किंतु पीछे से और सेना आ जाने के कारण ऐबक को सैनिक मदद मिल जाने से वह राजपूतों को पीछे हटाने में सफल रहा और उसने इस दूसरे विद्रोह का भी दमन कर दिया। त्राइन के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी की भारत में एक महत्वपूर्ण विजय चंदावर के युद्ध में थी, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज के शासक जयचंद्र गहड़वाल के मध्य हुआ तथा इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी विजय रहा तथा ऐबक की भूमिका बहुत ही प्रभावशाली रही। इसके पश्चात ऐबक ने 1197 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अहिनवाड़ा पर आक्रमण कर उसे लूटा, क्योंकि वहां के शासक भीमदेव ने 1194 ईस्वी में अजमेर के दूसरे विद्रोह के समय हरिराज की मदद की थी। इसके अलावा जब मोहम्मद गोरी ने 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसमें बुंदेलखंड के राजा परमर्दी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कालिंजर, कोलाबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी मध्य एशिया में या पंजाब के पास जो खोखर जाति थी उनके साथ युद्धों में व्यस्त हो गया तथा इस समय मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध संघर्ष में दो प्रमुख सेना नायकों का साथ लिया, जिसमें इल्तुतमिश तथा कुतुबुद्दीन ऐबक प्रमुख हैं तथा खोखरों के विरुद्ध संघर्ष में कुतुबुद्दीन ऐबक की वीरता और कार्यों से प्रसन्न होकर मोहम्मद गोरी ने उसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया। यह उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट के समान था। तो हम याद रखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को त्राइन के युद्ध के पश्चात कुहराम व समाना का प्रशासक नियुक्त किया था, जबकि 1205-6 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध युद्ध के पश्चात उसे विशेष रूप से 1206 ईस्वी में उसे भारत का वायसराय अथवा प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है,
किंतु निसंतान होने के कारण उसने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था। इसलिए गौर साम्राज्य के समक्ष उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समय मोहम्मद गोरी के 3 विश्वास पात्र दास थे, जिसमें ताजुद्दीन यल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक प्रमुख थे। मोहम्मद गोरी के समस्त उच्चाधिकारी व गुलामों में उस समय सर्वाधिक प्रभावशाली अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। उस समय उसकी मृत्यु के पश्चात, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद शासक बना, किंतु वह अत्यंत विलासी था। दूसरी तरफ मध्य एशिया में ख्वारिज्म का शाह भी निरंतर गजनी पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए गयासुद्दीन महमूद ने, जो उसका पैतृक राज्य था फिरोज कोह, उससे ही संतुष्ट रहा और उसने गोरी के साम्राज्य में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। इस कारण गोरी के तीनों प्रमुख दासों ताजुद्दीन यल्दौज, नासरुद्दीन कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। इस बंटवारे में यल्दौज को गजनी, कुबाचा को सिंध और मुल्तान तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तरी भारत के प्रांत हुए। मानचित्र की सहायता से आप देख सकते हैं कि गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज का शासन था, जबकि मुल्तान और उच्च पर नासरुद्दीन कुबाचा का था तथा लाहौर और दिल्ली के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। इस प्रकार मोहम्मद गोरी का साम्राज्य के 3 प्रमुख केंद्र बन गए थे। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु का समाचार लाहौर के नागरिकों को प्राप्त हुआ तो उन्होंने कुतुबुद्दीन को राज शक्ति धारण करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों से उन्हें वही बचा सकता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की भी धारणा है कि तुर्की अमीर और सेना नायकों ने उसको सुल्तान चुना था। इसके अलावा तत्कालीन ग्रंथ तारीख मुबारक शाही से पता चलता है कि 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुआ तथा 24 जून 1206 ईस्वी में वह लाहौर के सिंहासन पर बैठा। लाहौर में सिंहासन पर बैठने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मोहम्मद गोरी द्वारा प्रदत्त मलिक व सिपह सालार की पद्धति से ही खुद को संतुष्ट रखा। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय कोई भी गुलाम व्यक्ति सुल्तान के पद को प्राप्त नहीं कर सकता था, अर्थात जब तक वह दासता से मुक्त न हो जाए तब तक वह सुल्तान नहीं बन सकता था। इसी कारण ऐबक ने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता और संभवतः नियुक्ति पत्र 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद से प्राप्त हुआ। ये वही गयासुद्दीन महमूद था जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात एक प्रकार से उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ था। उसने ऐबक के पास सिंहासन, छत्र, दूरभाष, पताका और नकारा भेजकर उसे सुल्तान की पद्धति से विभूषित किया। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई। ऐबक की कठिनाइयाँ। 1206 से 10 के मध्य ऐबक ने कुल 4 वर्ष तक शासन किया, किंतु प्रारंभ में उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रमुख थी ख्वारिज्म का शाह, जो कि उसका एक प्रकार से सबसे बड़ा शत्रु था। दूसरा, मोहम्मद गोरी के गुलाम, जिनमें 3 के नाम प्रमुख होते हैं। पहला गजनी का शासक ताजुद्दीन यल्दौज, दूसरा मुल्तान व उच्च का शासक नासरुद्दीन कुबाचा तथा तीसरा बंगाल में अली मर्दान। कुतुबुद्दीन ऐबक को इन तीनों से निपटना था।
इसके अलावा भारत का वातावरण भी उस समय अत्यंत असंतोषजनक था तथा राजपूत शासकों ने जगह जगह विद्रोह करके तुर्क अधिकारियों को भगा दिया था तथा भारत में दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो तुर्कों के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। ऐसी स्थिति में ऐबक ने नरम व गर्म नीति अपनाई, अर्थात एक तरफ उसने जहां समझौते और वैवाहिक संबंधों की कूटनीति द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, वहीं उसने कुछ सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध आक्रामक सैनिक कार्यवाही भी की। जहां तक उसके वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, उसने 3 व्यक्तियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से स्वयं का विवाह किया, जबकि दूसरे शक्तिशाली प्रशासक या सरदार नासिरुद्दीन कुबाचा से उसने अपनी बहन का विवाह किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया। इन वैवाहिक संबंधों के परिणाम स्वरूप नासिरुद्दीन कुबाचा तथा इल्तुतमिश के साथ उसके संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहे, किंतु महत्वाकांक्षी यल्दौज को वो नियंत्रित करने में असफल रहा। यल्दौज ने इन वैवाहिक संबंधों की परवाह न करते हुए पंजाब पर अधिकार कर लिया तथा वो दिल्ली की ओर बढ़ा। इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सेना लेकर उसके विरुद्ध अभियान किया तथा उसको परास्त कर दिया। इसके अलावा 1208 ईस्वी में उसने गजनी पर भी अधिकार कर लिया, किंतु वहां के अधिकारियों को कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन पसंद नहीं आया और उन्होंने उसका विरोध किया। इस कारण जल्दी ही उसको ऐबक को गजनी का शासन छोड़ना पड़ा। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में उसका मुख्य अभियान बंगाल के विरुद्ध रहा। मोहम्मद गोरी के समय उसके एक सरदार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व में तुर्की सत्ता की स्थापना की थी। यह वही बख्तियार खिलजी था जिसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। उसने आगे बढ़कर नांदिया अर्थात बंगाल और लखनौती पर भी अधिकार कर लिया, किंतु कुछ समय पश्चात अली मर्दान खान नामक एक खिलजी सरदार ने उसकी हत्या कर दी तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करके लखनौती पर अधिकार कर लिया। किंतु उसकी नीतियों से तंग आकर खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को कैद कर लिया तथा शेर मोहम्मद को उसके स्थान पर गद्दी पर बैठा दिया और यह शर्त रखी कि वह कभी दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अली मर्दान किसी प्रकार से उसकी मोहम्मद शेर की कैद से भागने में सफल रहा तथा वह कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया। ऐबक ने इसे अपना उचित अवसर समझा तथा उसने अपनी सैनिक सहायता द्वारा अली मर्दान को पुनः बंगाल का शासक बना दिया। इस प्रकार बंगाल भी कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में आ गया, किंतु राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने में कुतुबुद्दीन ऐबक सफल नहीं हुआ। कालिंजर और ग्वालियर तुर्कों के हाथ से निकल गए तथा बदायूं और फर्रुखाबाद से भी तुर्कों को निकाल दिया गया। 11 दिसंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। जहां तक कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रश्न है, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसका कुछ योगदान था। उसके दरबार में 2 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिसमें ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी तथा तारीख मुबारक शाही का लेखक फखरुद्दीन प्रमुख थे। जहां तक स्थापत्य कला का प्रश्न है, उसने 2 प्रमुख इमारतों का निर्माण किया। पहली, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। इसके अलावा उसने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किया,
जो कि पहले विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी। इसके साथ साथ उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ किया, परंतु वो उसकी एक मंजिलें बना सका, उसको पूर्ण नहीं करवा सका। जहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों का प्रश्न है, उसकी दो उपाधियाँ प्रमुख थी, लाख बख्श तथा पील बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है जो व्यक्ति लाखों का दान करता है, तथा पील बख्श का मतलब होता है जो व्यक्ति हाथियों का दान करता है। परंतु जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, वहीं यह माना जाता है कि वह लाखों की हत्याएं भी करवाता था। इस प्रकार 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के मध्य लगभग 4 वर्ष का कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल समाप्त होता है। इन 4 वर्षों में से 2 वर्ष उसने मलिक व सिपह सालार के रूप में तथा 2 वर्ष सुल्तान के रूप में व्यतीत किए। अगली कक्षा में हम इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।